एवरीवन, सो आज हम लोग आपको एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं। पता है क्या? मैं R3 ले रही हूँ, कैनन R3। जी हाँ, जो कैनन का सबसे प्रीमियम कैमरा है वो हम लोग ले रहे हैं। उसके साथ लेंसेज भी ले रहे हैं। पर यार मुझे थोड़ा-सा ऐसा था कि एक बार हैंड्स ऑन ट्राई कर लेते हैं। हैंड्स ऑन ये जो लेंसेज है वो भी यूज़ कर लेते हैं। कौन सा लेंस लेना है, कौन सा परफेक्ट लेंस मेरे लिए रहेगा वो मुझे आइडिया नहीं था। तो बेटर है कि मैं वो आइडिया सही से ले लूँ, परफेक्ट जो मेरे लिए बेस्ट हो वो लूँ। ऑफ कोर्स हमें पता रहता है कि ये वाला लेंस है, वो वाला लेंस है, वो वाला लेंस है, पर जब आप हाथ में ट्राई करते हो तो बात ही कुछ और होती है। और इसके लिए मैं जो इनका एक्सपीरियंस ज़ोन है यहाँ पे आई हूँ, जहाँ पे मैं ये जो लेंसेज इनके पास है वो सारे ट्राई करूँगी और देखूँगी मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एज़ यूजुअल, सो स्टे ट्यून्ड। एंड तक आपको पता चल जाएगा कि R3 के साथ कौन सा लेंस हमारे पास आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए R3 ले रहे थे और गौतम जी जो है हमें हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे बहुत सारे दूसरे भी कैमराज रखे हैं आपके वो ट्राई करने के लिए, बट कंसिडरिंग हम लोग का जो पर्पस है वो ये वाला कैमरा लेने का है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज हम लोग ये कैमरा यूज़ भी करेंगे और बहुत जल्दी हमारे हाथ में ये कैमरा रोज़ के लिए होगा जिससे हम लोग वेडिंग शूट करेंगे। सो यस, इस पर अभी इन्होंने 24-105 लगाया है, 24-105 F4। आपका फ़ोटो खींचो, चलेगा। यहाँ पे ये रहा। इसकी शार्पनेस बहुत ही अच्छी है, एज़ यू कैन सी, यू कैन कंसिडर। मेरे पास ऑलरेडी, सो वाई हम लोग आज यहाँ पे आए क्यों है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ये वाला लेंस है। वो RF लेंस नहीं है, EF लेंस है, पर फिर भी मैंने सोचा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन लेती हूँ जो मेरे पास ना हो, ठीक है। सो 24-105 F4 वाला जो लेंस है वो बहुत बार हम लोग वेडिंग्स में शूट करते हैं, बहुत ज़्यादा। आई गेस 50% काम आपका इस लेंस में हो जाता है। पर इसके उपरांत ऐसा है कि मेरे पास 70-200 mm का लेंस है, 50 mm का लेंस है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे रहेगा। यस, मिल जाएगा मैम, है ना। सो एक कुछ टेस्ट शॉट्स लेते हैं कि आपका ही ले लेते हैं। आप वहाँ पे सामने जाइए, कौन सा लेंस खरीदना है, दैट इज़ समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉर। सो आप यहाँ पे आइए। स्माइल। ओके, सो यहाँ पे एक तो इसकी इमेज क्वालिटी और दूसरा हम लोग इसको वीडियोग्राफी में, मतलब सिनेमेटोग्राफी, वेडिंग सिनेमेटोग्राफी में भी यूज़ करने वाले थे। ऑफ कोर्स पार्थ बहुत इस पर काम करने वाला है। एंड यहाँ पे इनके पास 60p 6K रॉ है, मतलब अभी तक हम लोग फुल HD में ही थे, पर 4K के आगे 6K, और इसमें भी आप स्लो मोशन कर सकते हो। इसकी यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। जब हम लोग रॉ की बात करते हैं, जब हम लोग रॉ की बात करते हैं तो जो हमारे कैमरा के अंदर जब हम फोटोग्राफी में रॉ शूट करते हैं और लाइट रूम में या फोटोशॉप में उसका प्रोसेस करते हैं बाहर निकाल के, आप इसका रॉ कैसे डिफ़ाइन करोगे? क्या ये इसकी भी फाइल्स इतनी ही ओपन रहती है जितनी फ़ोटो की फाइल्स ओपन रहती है, और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग कहाँ करोगे? बेसिकली ये जो रॉ रिकॉर्ड करता है आपको ओपन करना पड़ेगा कैनन के सॉफ्टवेयर में। हाँ। या फिर जो एडोब के सॉफ्टवेयर आते हैं आप उसमें ओपन कर सकते हैं। हाँ। जैसे हम रॉ एडिट करते हैं, हमारे पास मेटा डेटा होता है काफ़ी ज़्यादा हाँ। बैकग्राउंड में। हाँ। आप इसके अलावा इसको भी अच्छे से एडिट कर सकते मतलब हैं। उसका काफ़ी जो डिटेल्स चला जाता है अपना नॉर्मल शूट के वक्त, जेपेग के इसमें शूट चला जाता है, तो वो पूरा जैसे फ़ोटो में रॉ का खुलता था वैसे ही इसमें सेम है, इससे भी पर आपको एडोबी का खुलेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर? वो मुझे पूछना पड़ेगा, प्रीमियर में होगा क्या? शायद प्रीमियर प्रो में होता है या डा विंची वो सब में नहीं ना? तो फिर में उसके लिए पूछना पड़ेगा, मुझे भी आइडिया नहीं उतना। तो जब आप रॉ में शूट करते हो उसके अंदर वो एक इनबिल्ट कैपेसिटी होती है, क्या उसको कन्वर्ट करने के बाद आप एडोबी में चालू करोगे यूज़ करने को, या पहले ही आप यूज़ कर सकते हो? नहीं, आप डायरेक्टली डाल सकते हो उसमें। डायरेक्टली डाल सकते हो ना। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो ल्यूमिनेंस रेंज है EV 7.5, मतलब 7 स्टॉप तक आप ऊपर या नीचे जा सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में आप 30 फ़ोटोज़ खींच सकते हो, और मल्टीपल एक्सपोजर। तो ये सारी चीज़ें तो मल्टीपल एक्सपोजर वगैरह तो होती है। मेन इसका क्या होता है, जब आप इतना हैवी कैमरा लेते हो इसका डायनामिक रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक
ठीक है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा शार्प होती है और सबसे प्रीमियम होता है, तो जो भी बेस्ट फैसिलिटीज़ एक कंपनी आपको ऑफ़र कर सकती है वो इसमें दिया ही गया रहता है। ओके एंड मुझे बहुत था कि देखिए बहुत हम लोगों ने 5D Mark IV यूज़ किया। आई वांटेड टू शिफ्ट। अभी R5 5D Mark IV सब एक रेंज के होते हैं, श्योरली R5 में RF टेक्नोलॉजी जो मिररलेस टेक्नोलॉजी है वो है, और जब शिफ्ट कर ही रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं R3 में शिफ्ट करें, है ना। थैंक यू बोलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो। ओके सो अभी हम लोग इसकी जो लेंस के कॉम्बिनेशन है वो ट्राई करेंगे। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया मेरे पास लेंस का पूरा है, 4-5 लेंसेज है, तो मुझे कुछ अलग ट्राई करना था। बहुत ही इच्छा थी मैं इसके ऊपर 85 mm ट्राई करूँ, 85 mm जो बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट विद इट। तो देखिए एक्सपीरियंस जोन में आने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे सारे लेंसेज रखे हुए हैं, ठीक है। मुझे बहुत था कि देखो मेरे पास बहुत सारे दूसरे कॉम्बिनेशन है लेंसेज के, पर कुछ अगर आप और ट्राई कर रहे हो तो डायरेक्ट मंगवाने से अच्छा मैंने बोला एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। ऑफकोर्स उनकी जो वेबसाइट है उनमें सारे लेंसेज लिस्टेड है, तो मुझे जो चाहिए था मुझे खुद से एक बार देखना था, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके देख लेते हैं। काफ़ी हद तक सारे लेंसेज यहाँ पे अवेलेबल ही है, राइट। और यहाँ पे देखो मुझे एक बेनिफिट है कि यहाँ पे मेरे को R3 यहीं पे मैं ट्राई करूँगी और उसके ऊपर लेंस लगा के ये देख लूँगी कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। सो यहाँ पे देखो एक तो है 2870 और दूसरा है 2470, राइट। तो ये मैंने रिसेंटली वेडिंग में ट्राई किया था, जस्ट रिसेंट वेडिंग। मुझे इसका भी कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया था। एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा मैंने सुना है कि वेडिंग फोटोग्राफर्स 85 mm f यूज़ करते हैं, बट कैन यू सी ये f 1.2 है, तो इसमें सुपर अच्छा बोके मिलेगा। दैट इज़ समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि मेरे पास 1.8 है, 2.8 है, हायर फोकल लेंथ 2.8 है, पर इसमें क्या इतना फ़र्क पड़ेगा वो देखना था। तो सबसे पहले इसी को ट्राई करेंगे एंड एज यू कैन सी वी कैन ट्राई देम। बहुत ही हैवी और बहुत ही बड़ा ह्यूमंगस लगता है। अब इसकी कैप खोल के देखेंगे। हाँ श्योरली इसमें बहुत ज़्यादा बोके है, एकदम छोटी सी लाइट यूज़ की है, पर ये देखो ये है f4 का बोके, ठीक है। f4 24-105 का बोके ऐसा है, और जैसे ही आप शिफ्ट करते हो 85 mm पे तो आप देख सकते हो इसकी शार्पनेस और डेप्थ बहुत ज़्यादा है, एकदम ही 1.2। थोड़ा ऐसा ही है कि आपको वापस आगे पीछे होना पड़ता है, आप थोड़ा सा पीछे जाइए। पूरा जितना भी पीछे है वो सब, जैसे यहाँ पे कैनन लिखा हुआ है वो देखते कितना ब्लर होता है। और इसका ना आवाज़ ज़्यादा नहीं आता। देखो ये कैनन भी काफ़ी साइलेंट है और कितना शार्प है क्वालिटी, राइट। सो एज यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ दिस। तो अभी देखिए मैं बाहर आई हूँ, मुझे लगा बाहर थोड़ा ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा ना, ज़्यादा देख पाएंगे। और मैं बहुत ही खुश हो गई, मैं एक फ़ोटो खींचा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतना सारा बोके हार्डली कभी कोई फ्रेम में आया है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। आपको खुद को मैं दिखाती हूँ, आपको भी बहुत मज़ा आएगा देखने को। एकदम ही सिनेमैटिक शॉट है। और एक बार, और एक बार स्माइल। आप वहाँ पे देखो लाइट के सामने, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आइए, थोड़ा वहाँ पे, और लाइट के सामने देखिए, स्माइल, हंसो है हंसो। सी द ब्यूटीफुल बोके। ऐसा लगता है कोई पिक्चर का शॉट लिया है, मेरे को फोटो दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म का शूटिंग है, फिल्म का शॉट लेते हैं वैसा लग रहा है ना। सी हाउ ब्यूटीफुल द बोके इज। कोई भी खुश हो जाएगा, और कुछ है भी नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत सारा लाइट है वहाँ पे। हाँ बस सादी सी स्ट्रीट है, सादा सा रास्ता, रास्ता भी बहुत सरफ है, यहाँ पे सिर्फ कुछ लाइट्स है और इतना प्यारा बोके आ रहा है। वर्थ इट्स प्राइस फॉर श्योर। अभी इसका जो लेंस है, इसकी शार्पनेस देखी, कभी आपने इतनी शार्पनेस देखी भी नहीं होगी। सी हाउ सो शार्प इट इज, सो शार्प। ये सारा कुछ अभी तो जेपेग में है, रॉ में तो और भी शार्प हो जाएगा।
मतलब ऑफ कोर्स उसको आपको प्रोसेसिंग भी करना है, पर लुक एट द क्वालिटी ऑफ इट। मैंने बस इतना कहा है कि आप लाइट के सामने देखो और कैप्चर किया, और इतना मुझे बोके मिला, और ये f1.2 है। अच्छा, जितना आप सब्जेक्ट के पास जाते हो उतना पीछे और भी बोके बढ़ता है। सो लेट्स सी फिर क्या होगा। वहाँ पे देखो, फाइन। स्माइल, हंसो है, हंसो। देखो सही में ऐसा ही लगता है कोई कोई फिल्म का शॉट है, नथिंग लेस देन दैट। पर इसमें इतना ही है कि आपको आगे पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जूम लेंस पे जाते हो, ये प्राइम लेंस गिना जाता है, ठीक है। जैसे ही आप जूम लेंस पे जाते हो तब वो जो इशू है कि आपको आगे पीछे होना है वो नहीं होता। तो अभी देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये वाला लेंस जो है फुल फ्रेम बॉडीज़ में लग जाता है क्या? लग जाएगा मैम। ठीक है, तो मतलब ये वाला लेंस इसके ऊपर कंपैटिबल है। लेट्स सी। मतलब कहने का ये है कि 5 लाख की ये बॉडी, कैमरा की बॉडी, और ये जो लेंस है वो 55,000 का, वो जो था 3 लाख का था। तो क्या देखते हैं क्या डिफरेंस पड़ता है। ऑफ कोर्स जो साइज़ था ना वही एकदम इसका छोटा है। पहला तो प्राइस छोटा है, और देखो इसका साइज़ भी छोटा हो गया। वो वाला कितना बड़ा था एकदम छोटा सा हो गया। इसका लेंस, ये जो लेंस कैप होता है वो देखो, इसका और इसका लेंस कैप का कितना डिफरेंस है। अभी इनका ही वापस फ़ोटो खींचेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस आता है। इसमें मुझे मैक्सिमम f2 मिल रहा है कि ये रहा, मैक्सिमम मुझे f2 मिल रहा है। उसकी एक और खासियत है, उसमें आप माइक्रो भी कर सकते हैं। मैक्रो लेंस है। माइक्रो शूट करना रहेगा वो भी आप उसमें कर सकते हैं। इसमें हाँ, माइक्रो एसटीएम लिखा है ना। देखते, इसमें जो है आप मैक्रो शूटिंग भी कर सकते हो, ये इसकी खासियत है। मतलब ये जो ज्वेलरी फोटोग्राफी वगैरह जो करते हैं ना, इसकी ज्वेलरी की प्रोडक्ट फोटोग्राफी, उसके लिए भी ये लेंस यूज़ कर सकते हो। भले 55,000 का है, फिर भी इसमें ये उन्होंने फैसिलिटी दी है। ओके, अभी हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे। स्माइल। नाइस। अभी वही सेम लेंस के साथ सेम सिचुएशन में हम लोग बाहर आए हैं 85 mm f2 और 55,000 के लेंस में। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे स्माइल। हाँ, स्माइल। ओके, अभी इसका क्वालिटी देखिए। उसके सामने उसकी क्वालिटी, इसकी एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई सिनेमा का शॉट है। ये भी अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। लास्ट जो फ़ोटो खींचा मैंने, एक सेकेंड वहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा। हाँ, स्माइल करो, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे स्माइल, हंसो है, हंसो। नाइस, ये भी अच्छा है। तो अभी हम लोग ने देखा कैसे बोके में और जो डेप्थ है उसमें फ़र्क पड़ रहा था, ठीक है। 85 mm और दोनों के 85 mm है, और ये मैक्रो भी है, तो एक मैक्रो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। अभी देखो ये 85 mm में मुझे मैक्रो मिल रहा है, जो उसमें नहीं है। मतलब उसमें अगर आप देखोगे तो वो मैक्रो के लिए नहीं, वो सिर्फ बोके के लिए है। यहाँ पे मैंने इसमें मैक्रो भी ट्राई किया और आपको मैं इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो अभी देखो हम लोग 85 mm EF लेंस, EF, अभी तो हम लोग RF लेंस यूज़ कर रहे थे, अभी हम लोग EF लेंस यूज़ कर रहे हैं 85 mm 1.4। अभी तक हम लोग ने ट्राई किया था 1.2 f2 RF का, और EF का 1.4 है अभी हमारे पास। उसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मेरे पास 5D Mark IV वगैरह लेंसेज कैमरा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर ये ले कन्वर्टर के साथ तो फिर क्या डिफरेंस आता है वो भी देख लेते हैं। फाइन, हाँ पे देखिए, वहाँ अभी देखो इसका डेप्थ देख लो।
सेम है, थोड़ा ऑफकोर्स डिफरेंस डेप्थ होती है ना, डेप्थ जो क्वालिटी होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो है जब आप EF लेंस लगाते हो। इसकी जो बोके की इमेज है ना वहीं पे डिफरेंस है। अगर आप ये सब देखोगे, ये सारी इमेजेस देखोगे जो हम लोग ने जो फर्स्ट था उसका शेप ही अलग है, बोके का पूरा सर्कल शेप है, स्मूथ एकदम है। इसका शेप ही अलग है थोड़ा सा। ओके, सो यस, तो अभी जो है मैं आपको जूम लेंस दिखा रही हूँ, ये 85 mm था। देखो ये कितना भारी है, एकदम बड़ा। सी, तो अभी इसको हम लोग निकाल के देख रहे हैं 2870 mm पे। ये भी एकदम ह्यूज और ह्यूमंगस है, और उसको लगा के देखते हैं कि क्या क्वालिटी आ रही है बाहर। ये जूम लेंस है, इसके ऊपर f2 है, f2 कांस्टेंट है। f2 कांस्टेंट का मतलब होता है कि अब 28 से 70 तक, मतलब 28 से 70 तक वो f2 ही रहता है, वो f2 से बढ़ता नहीं है। मतलब बढ़ा सकते हो पर f2 कांस्टेंट रहता है, ऐसा नहीं कि 5.6 7.1 ऐसा नहीं हो जाता। अभी मैं 70 mm पे हूँ। यहाँ पे देखो ना, ओके, अच्छा। अब रिजल्ट देखो, इसका कैसा है कि बारी बारी, अभी जैसे कि मुझे अभी इनका पोर्ट्रेट लेना है जिसमें थोड़ा सा उनका पैंट भी दिखे, ठीक है, 3/4 लेना है, तो मुझे वहाँ से शिफ्ट नहीं होना है, सिर्फ यहाँ पे खड़ी हूँ और हो गया। अभी इसी जगह से मुझे उनका अगर क्लोजअप लेना है तो वहाँ पे ही यहीं से मैं ले सकती हूँ। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। वो वाले लेंस में क्या है कि आपको आगे पीछे होना पड़ता है, पर उसका बोके और भी हाई रहता है। f2 और f1.2 में काफ़ी फ़र्क, एक स्टॉप का फ़र्क आ जाता है, और वही एक स्टॉप में आपको बोके ये वो सारी इफेक्ट सामने मिल जाती है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं बैकग्राउंड कैसे ब्लर करना है, ये सबसे मेन रीज़न है, बैकग्राउंड ऐसे ही ब्लर होता है। सो अभी देखो, मैंने यहाँ पे देख रही हूँ कि मैंने 2870 लगाया, मुझे यहाँ पे और एक वेरिएंट दिख रहा है जिसको, वो भी 85 mm ही है, पर उसका प्राइस देखो, ये सिर्फ 55,000 रुपये का है, ठीक है। 85 mm 55,000 f2। तो अभी जो हम लोग ने पहले देखा था वो क्या था, 85 mm f1.2 लग्जरी लेंस और 2,58,000। अभी ये है 2,58,000, 2.5 लाख के आसपास, और ये वाला कितने का है, 55,000 का। मतलब 5 गुना वो लेंस ज़्यादा महंगा था जो अभी हम लोग ने देखा। पर इसमें इतना क्या फ़र्क पड़ गया, सिर्फ उतना एपर्चर के लिए थोड़ी ना। जब आप लग्जरी लेंस लेते हो, मतलब L सीरीज़, मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ पर भी ये रिंग होती है ना रेड वाली, मतलब ये सारी उनकी लग्जरी लेंसेज है। देखो यहाँ पे L लिखा हुआ रहता है, L, f2L, L मतलब लग्जरी लेंस। इसके जो लेंस एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसकी जो कोटिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ऑफकोर्स आपसे 5 गुना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, अच्छा देंगे, पर मुझे एक बार खुद को देखना था कि 85 mm f1.2 और 85 mm f2 पर विदाउट लग्जरी लेंस, मतलब विदाउट लग्जरी, वो कैसा होगा अभी वो देखते हैं। क्वाइट एक्साइट। तो उस वाले जो लेंस में USM था, USM का मतलब होता है अल्ट्रासोनिक मोटर, और इसमें जो है STM है जो है स्टेपिंग मोटर। दोनों ही टेक्नोलॉजी अच्छी है, USM ज़्यादा एडवांस है। ऐसा भी मैंने यहाँ पे लेंस लिया, 100 mm है ये लेंस, 100 mm f2.8 है, और मैक्रो लेंस है, मैक्रो। ये ऐसे कंट्रोल रिंग है जिसके बारे में मैं भी समझ रही हूँ, देखते हैं इसका क्या मतलब है। ऐसे, हाँ, इसमें देखो ऐसे कंट्रोल है जो मैं अभी आपको बता रही थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी किया, मुझे पता चला कि एस्फेरिकल एब्रेशन जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है। मतलब अगर आप ये जो रिंग है उस पर फोकस करते हो तो आगे और पीछे का ब्लर और ब्लर कितना चाहिए उसकी स्मूदनिंग को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी ये कैसा होता है। अभी मुझे बहुत स्मूथ दिख रहा है। ओके,
तो इसको पहले इन पे ट्राई करते हैं। स्माइल, ये वाला है, और थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर डार्क है। स्माइल, ओके। इसका रिजल्ट अभी हम लोग बाहर जाके देखते हैं। मेन तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है कि बाहर ये कैसे फंक्शन करता है एज अ वेडिंग फोटोग्राफर। हम लोग ज़्यादातर ऐसी एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे इतनी लाइट तो होती ही नहीं है। बाहर जाके देखते हैं। आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा पीछे। हाँ, स्माइल। देखो, अगर मुझे कंपेयर करना हो तो इसका बोके थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ये 2.8 है, राइट। ये 2.8 का बोके है। ये वाला बोके देखिए आप, इसके कंपैरेटिव में ये वाला बोके, तो ये वाला बोके है ना। सो बड़ा दिख रहा है बुके में। यहाँ पे आपको गाड़ी दिख रही है, वो पहले वाले फ़ोटो में गाड़ी नहीं दिख रही थी। तो अभी हम लोग ने 100 mm मैक्रो देखा। मैक्रो फोटोग्राफी के लिए अच्छा है, पर अभी मैं जब पोर्ट्रेट खींच रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि 85 mm में ना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब मुझे कंपोजिशन करना होता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का, वो आपको 85 mm में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसका देखते हैं। और मैंने देखा है, बहुत सुना है कि बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स 35 mm भी यूज़ करते हैं, और ये लग्जरी नहीं है ना, पर नहीं, लग्जरी है STM 35 अभी तक STM ये लग्जरी नहीं है। तो लग्जरी में कौन सा है, कौन सा है? 28, 70 वहीं पे वो सारे लगेगा, वही जो सब है वही है luxury मेन वाले ना, और कोई नहीं है ना लग्जरी में। 35। वाइड, अभी देखो ये वाली फ्रेम जो है काफ़ी आपको हद तक वाइड मिलेगी। 35 mm 1.8। इसका प्रोग्राम मोड से शिफ्ट करवाना, इसका मैं प्रोग्राम मोड से AV मोड पे शिफ्ट कर रही हूँ। सिनेमेटोग्राफर के लिए अच्छा है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सिनेमेटोग्राफर के लिए लेंस बहुत अच्छा है। देखते हैं। स्माइल, वहाँ पे देखो, वहाँ पे। ये भी मुझे तो अच्छा लगा एक्चुअली, ऑनेस्टली। हाँ, अब बाहर आइए ना, बाहर। ये 46,000 का। 36,000। 46। 46। इसमें ना ज़्यादा बोके के लिए नहीं है, ये बोके का लेंस नहीं है। इसमें ज़्यादातर ये रहता है कि कंपोजिशन फ्रेमिंग इसका अच्छा है ज़्यादा। यहाँ इस तरह देखो ना, सॉरी इस तरफ देखो, इस तरफ। बोके માટે છે જ नहीं है कंपोजिशन में ना। हाँ, ये बोके के लिए इतना नहीं होगा जितना उसका कंपोजिशन। ये अगर आप ऐसा फ्रेम करने वाले हो ना, जहाँ पे आपको ना ही तो वाइड चाहिए ना ही तो टेली, नॉर्मल लेंस से थोड़ा सा वाइड चाहिए, 50 mm से आपको इसमें काम करने की मज़ा मुझे तो ज़्यादा अच्छी लगी। एक मिनट ना, आप नीचे देखिए। सपोज़ कि अगर ब्राइड रहेगी, ब्राइड, ठीक है, हम तो ऊपर से उनका लेंगे ना जो भी लेने वाला है, तो ये अगर ऐसा लेता है, थोड़ा सा ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर, मेरे सामने देखो, मेरे सामने। फाइन, देखो इसका कंपोजिशन
वेडिंग के लिए अच्छा है, गेटिंग रेडी वेडिंग માટે મને ગયું वेडिंग के लिए ये मुझे लेंस वेडिंग के लिए अच्छा लगा। ऐसे गेटिंग रेडी के शॉट्स रहते हैं ना तब 50 mm ना बहुत कम पड़ता है, बहुत एक छोटी सी रूम में ना ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ता है। तो मैंने देखो इसमें ही ऐसा लेंस लिया और मुझे तो अच्छा लगा। इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन भी कम आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड है ना इसके लिए, और शार्पनेस भी काफ़ी है। तो देखो मैंने यहाँ पे और एक वेरिएंट देखा, वो है 24-240। 24-105 तक ठीक है, पर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जो कैंडिड ट्रेडिशनल दोनों का काम करते हैं। ऑफकोर्स आप 70-200 के साथ और 85 mm वो सब के साथ इसकी कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो ये बहुत ही दो अलग चीज़ होती है। ठीक है, 24-240 में तो आपको सब कुछ दे दिया, नॉर्मल, वाइड, टेली, सब कुछ। अगर आप कैंडिड ट्रेडिशनल दोनों के काम लेते हो, थोड़ा सा लो बजट चल रहे हो, मतलब ठीक है, मतलब आप दोनों टाइप का काम कर लेते हो, इस टाइप के इस लेवल के फोटोग्राफर हो, मुझे लगता है ये वेरिएंट अच्छा होगा। इसको लगा के देखते हैं। और इसका जो एपर्चर है वो थोड़ा वेरिएबल है, जैसे इसमें कांस्टेंट रहता है 1.8 मतलब 1.8, f 2.8 मतलब 2.8 जूम लेंस में। इसका कैसा है f4 6.3। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि ठीक है एकदम पीछे पूरा बोके हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अगर हायर फोकल लेंथ पे आपको बोके मिलेगा, पर उसकी एक लिमिटेशन रहती है, पर पैसों की भी तो बहुत लिमिटेशन है। ये कितने के आसपास पड़ता है? ये 88,000 का है। अभी 88,000 में ये एक लेंस में आपका सारा काम हो जाता है। अगर आप उस लाइफ के हो, मतलब धीरे धीरे अगर सेमी प्रोफेशनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल हो, पर कैंडिड ट्रेडिशनल दोनों का मिक्स पैसा ले रहे हो, तो उस हिसाब से मुझे ये सही लगा। अभी इसको लगा के देखते हैं। तो ये RF में ऐसे माउंट है जैसे EFS था, EF था, ऐसा इसमें RFS है, RFS लेकिन इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। पर वो RFS कौन यूज़ करता है? जो भी R10 R7 आया है ना उसमें चलता है वो। अच्छा, R10 R7। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सारे MM के लेंस ले रही हूँ। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ 24। ये मैंने 240 पे काम कर रही हूँ। आप देखो पीछे का जो ब्लर और वो सब नहीं है, पर एटलीस्ट आपको ये सारे मिल रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कैंडिड फोटोग्राफर ट्रेडिशनल कम कैंडिड हो, मेन कैंडिड ट्रेडिशनल का काम है, पर कैंडिड भी कर लेते हो, तो ये अच्छा है। फिर डेप्थ वेप्थ वो सब के लिए ज़्यादा पैसा यूज़ करो, पर अगर दोनों का काम कर रहे हो तो गलत नहीं। 88,000 में आपको सब कुछ मिल रहा है ना, एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो आपका कैंडिड फोटोग्राफी का जर्नी। देखिए मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप मेरी जगह हो तो आपको यही क्वेश्चन आता कि यार अगर मैं आज 5 लाख का कैमरा बॉडी ले रहा हूँ जो R3 है, उसके ऊपर मैं लग्जरी लेंसेज ही लगाऊँ ना, भले वो 2 लाख 3 लाख के हैं। बजट सबका होता है, मैं कोई अमीर घराने की नहीं है, पर कहने का ये है कि जब आपके माइंड में यही रहेगा अगर ये 5 लाख का है तो मैं अभी 3 लाख का लेंस ही लगाऊँ। और जब मैं 85 mm यूज़ कर रही थी जो 55,000 का है, वो भी इसके साथ कंपैटिबल है, तो फिर क्यों आप 85 mm लग्जरी लोगे जब आपको सस्ते में पड़ रहा है, 5 गुना सस्ता पड़ रहा है, तो आप ये उनका आंसर देंगे। बेसिकली दोनों में फ़र्क ये है, एल सीरीज़ हमेशा से ऑप्टिक्स उसके अलग होते हैं कंपेयर टू STM लेंसेज के और ESL लेंसेज पे। उसमें ऑप्टिक्स इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उस पर एक अलग कोटिंग आती है। इसमें BR लेंसेज भी आते हैं, ASC कोटिंग आती है। इससे आपसे ऑप्टिक्स की क्वालिटी बढ़ जाती है और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। आपने एल सीरीज़ को देखा रहेगा, उस पर रेटिंग इसके लिए होती है कि उसको लग्जरी बोलते हैं, प्लस वो उसमें एक चिप आता है जिसको DLO बोलते हैं, वो सिर्फ एल सीरीज़ के लेंसेज में होता है, डिजिटल लेंस ऑप्टिमाइज़र। तो ये लेंसेज में जो एब्रेशन होते हैं, एल्यूमिनेशन होते हैं, पेरिफेरल करेक्शन होते हैं, ये कैमरा में इनबिल्ट हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती पोस्ट प्रोसेसिंग में। प्लस ये वेदर शील्ड लेंसेज होते हैं, अगर आप हार्श कंडीशन में भी यूज़ करते हैं तो सर्वाइव कर जाते हैं। तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है 5 साल से ज़्यादा चलती है। आप कोई भी लेंसेज देखेंगे हमारे EF सीरीज़ में भी लोग अभी भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं और वो क्वालिटी मेंटेन रहती है। ये वाला लेंस है 70-200 f 2.8, 10 साल हो गया। मैंने 2012 में वो लेंस लिया था, आज की डेट में भी मैं वो यूज़ करती हूँ। वो सेम क्वालिटी प्रोवाइड करते रहते टाइम टू टाइम। वो एल सीरीज का बोलते हैं पुरानी प्रथा जैसा है कि वो आपको रिजल्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, वो चलता ही रहे। हाँ, जबकि इसमें आपको उतना नहीं हो पाएगा। सपोज कि मेरे पास अभी वो वाला लेंस भी है 50 mm 1.8, जो मैंने 4-5 साल 4-1 साल पहले लिया था,
तो उसका थोड़ा थोड़ा आपको डिग्रेड दिखेगा, एक टाइम के बाद दिखेगा, इतना भी नहीं कि एकदम डिग्रेड हो गया, नहीं इतना तो नहीं, थोड़ा थोड़ा डिग्रेड दिखेगा। और इसका अभी भी वैसा ही है, ये मेंटेन रहेगा आपको अच्छे से। अच्छा। ये और उसका फ़र्क दूसरा रहेगा। आप मुझे बोल रहे थे कंपैटिबिलिटी का, इसका और इसका कंपैटिबल ज़्यादा आप कुछ समझा रहे थे ना अभी? हाँ, उसका फ़र्क ये है कि जो एल सीरीज़ में ऑप्टिक्स होते हैं वो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, जो नॉर्मल एसटीएम लेंसेज में नहीं होते हैं। तो जो लेंसेज का यूटिलाइजेशन है, अगर सुपीरियर क्वालिटी का लेंस रहेगा तो 100 to 100 मैच हो जाता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल लेंस लगाता हूँ एसटीएम का ही, जो एल सीरीज़ नहीं है, तो उसमें जो ऑप्टिक्स होते हैं उस पर कोटिंग वगैरह नहीं होती है, तो ये उन दोनों में फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपके पास एल सीरीज़ का लेंस है और एक अच्छा सेंसर है कैमरे में, तो आपका जो कॉम्बिनेशन रहेगा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का, वो 100 to 100 मैच कर जाता है। लेकिन आप जब नॉर्मल लगाते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है उसमें। मुझे एक बात बता, तो फिर इंसान आरएफ क्यों ले, ईएफ में क्या क्यों नहीं चला रहा? आरएफ और ईएफ में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आरएफ कन्वर्टर बीच में आएगा बस उतना, और क्या फ़र्क? आरएफ और ई में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 12 पिन कम्युनिकेशन दिया गया है, जिससे हमारी कंपनी बताती है कि आपको इससे 8 स्टॉप तक स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। जब आप फोटो शटर बटन क्लिक करते हैं तो जो लेंस का डेटा है आईएस का फोकसिंग का, वो फटक से सेंसर के पास में आता है। मतलब जो कम्युनिकेशन का गैप था 8 पिन में, वो इसमें फिल हो गया। तो जितने ज़्यादा पिन बढ़ गए तो कम्युनिकेशन जो गैप था, टाइमिंग था, वो ज़्यादा फास्ट हो गया। तो आपका फोकसिंग भी फास्ट हो गया, ट्रैकिंग भी फास्ट हो गया, और आपका इमेज स्टेबलाइजेशन भी फास्ट हो गया। मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। अगर आपको मैं एकदम वो समझाऊँ, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। जब आप एक महंगा लेंस लेते हो, समझ लो 2.5-3 लाख का जब आप लेंस लेते हो, जो एक लग्जरी लेंस लेता है, सामने आप 5 लाख का कैमरा भी ले रहे हो, तो दोनों बहुत ही भारी चीज़ जब सामने आती है ना, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही दोनों जब भारी चीज़ें सामने आती है तो 100% वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। देखो, बात कॉम्प्रोमाइज़ करने पे बैठ जाए तो हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, पर जब आप खर्चा करने बैठे ही हो, जब आपको हाई एंड पे पहुंचना ही है, तो फिर पूरा हाई एंड पे पहुंच जाओ, गाड़ी पूरी रेस में भगाओ। ऐसा नहीं कि आधा ही ये किया। हर टाइम आपको यही लगेगा ठीक है मेरे पास तो R3 है, वो भी उतना भारी सेंसर है कि भले लेंस थोड़ा सा भी हल्का होगा वो ऊपर लेके ला के दिखाएगा, जैसे इन्होंने मुझे बताया। पर कहने का ये है कि जब आप 100% जाते हो तो पूरा लेंस और कैमरा दोनों ऐसे फंक्शन करता है। पर फिर बस उसके बाद आपकी नॉलेज, आपकी लाइटिंग कैपेसिटी, आप कैसे लाइट फेंकते हो, वो सारी चीज़ों पे आपका बात आ जाता है। आपको जब एक अच्छे ग्रेड का फोटोग्राफर बनना है ना, ए लेवल पे जब आप पहुँचते हो, तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करने के लिए बैठ जाते हो। हथियार तो अच्छे चाहिए दोनों चीज़ें पे, ऐसा नहीं कि तलवार अच्छी है पर वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे पास EF लेंसेज बहुत सारे पहले से पड़े हुए हैं, मेरे पास तो है, आपके पास भी शायद होगी। तो ये सारे लेंसेज के ऊपर 8 पिन लगाई हुई है। जब आप 8 पिन वाले इसमें कनेक्ट करते हो तो इतना अच्छा कनेक्शन नहीं होगा जैसे 10 पिन में होगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे 12 पिन है इसमें, तो 12 पिन का कनेक्शन होगा, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो फोकसिंग करते वक्त या स्टेबलाइजेशन करते वक्त आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। देखो, समझने वाला बात है ना, जब नया टेक्नोलॉजी निकालते हैं, महंगा निकालते हैं, तो उसमें वो सारे प्रॉब्लम्स निकाल ही देते हैं जो अभी तक लोगों को नड़ रहे थे। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे 16 mm है, 16 mm f2.8 है। तो अभी इसको देखते हैं, इसका फ़ोटो खींच के देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है। ये इतना एकदम ही वाइड लेंस है, ये पार संगीत में यूज़ करते हैं 16 mm। ये एक्चुअली इससे ना कैमरा का बॉडी बहुत ही हल्का फुल्का दिखता है बिकॉज। और हाँ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें ना, जैसे आपको बैटरी पैक लगाना पड़ता है, इसमें बैटरी पैक ऑलरेडी लगा हुआ है, ये ऑलरेडी लगा हुआ ही आता है ना इसमें। हाँ, वो लोग इनबिल्ट बनाया गया उसको वर्टिकल ग्रिप के साथ में। स्माइल, काफ़ी वाइड है, काफ़ी वाइड है ना, तो ठीक है। ये यूजुअली हम लोग डेकोरेशन में लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी डेकोरेशन किया है। आपको वाइड मिलेगा, ठीक है। सो अभी इन्होंने मुझे और एक लेंस बोला है VR लेंस, ठीक है। ये VR लेंस में 2 ऑप्टिक्स रहते हैं, ये अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का लेंस है।
देखो इसमें दो दो ऑप्टिक्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैंने ये एक बार यूज़ किया था, लेकिन इसको शूट करने के लिए ये कैमरा नहीं, इसके लिए R5 और R5C चाहिए रहेगा। अच्छा क्योंकि सिर्फ 8K सपोर्ट करता है ये लेंस के लिए, तो ये आपको सिर्फ 8K बताना सपोर्ट पड़ेगा। जब आप 8K शूटिंग करते हो, अभी ये लेंस कैमरा नहीं, इसमें जो C सीरीज़ के मतलब सिनेमा कैमराज हैं वो इसमें लगते हैं, और ये R3 इसके लिए नहीं है, इसके लिए C कैमराज कंपैटिबल है। और यहाँ पे देखो दो दो लेंसेज आपको दिखेंगे, यहाँ पे देखो, इसको दोनों को मर्ज करके आप जो है वो VR टेक्नोलॉजी वाला जो है वो इसे यूज़ कर सकते हो, इसकी इसमें दो दिया गया है। तो अभी देखो मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लेंस है 800 mm का। बाय द वे ये लेंस को यूज़ करने का एक मुहूर्त है, जैसे पंडित का मुहूर्त रहता है ना, इसका भी मुहूर्त है। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें f11 है, कांस्टेंट f11। ना ही तो उसको बढ़ा सकते हो, ना ही तो उसको कम कर सकते हो, हमेशा ये f11 पे ही रहता है। ये ज़्यादातर जो बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वगैरह रहते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ये जो लेंस है वो भले 800 mm का हो, 800 mm, पर ये 800 mm कॉन्स्टेंट है। यस, कांस्टेंट 800 mm है और इसकी प्राइस है 96,000 ओनली। मतलब काफ़ी मुझे तो रीज़नेबल लगा। हाँ काफ़ी रीज़नेबल है, ब्राइड की आँखें दिखेंगी इसमें से। लेंस खोलना पड़ेगा इसके लिए। तो अभी देखो इसका हम लोग ने लॉक खोला, और लॉक खोलने के बाद ये लंबा करके ऐसा, तो ऐसा इतना बड़ा लेंस। ये सर तो अभी दिखते ही नहीं है, ये सर आप फोकस नहीं हो दिखा तो नहीं, बहुत मतलब दूर की चीज़ होगी वही। अब यहाँ पे कहाँ कुछ ढूंढूंगा, जैसे वहाँ पे देखो पेंट्री लिखा हुआ है, वहाँ पे कहीं पे एकदम दूर, ठीक है, वो दरवाजे के ऊपर। बस अभी मुझे ये पेंट्री ही दिख रही है सिर्फ। ये f11 है तो ISO इसका बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। मुझे सिर्फ ये पेंट्री दिखी। वो तो शार्प ये देखो इसकी शार्पनेस देखो, अच्छी है काफ़ी हद तक। प्रिंट करा प्रिंट तो करा ही सकते हैं, पर ये देखो काफ़ी हद तक इसका शार्पनेस है। और मैं कहाँ खड़ी हूँ और वो कहाँ है, वहाँ पर है वो पेंट्री, देखो यहाँ है वो पेंट्री। तो देखो यहाँ पे सिर्फ मुझे पेंट्री ही दिखी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो अभी देखिए हमारा फिक्स था कि हमको R3 लेना है, सो वो तो बुकिंग हम लोग ने करवा दी है, पर हम लोग को यही था कि लेंस कौन सा लेना है। आई पर्सनली थिंक कि काफ़ी हद तक मैं श्योर हूँ कि जो भी कौन सा लेंस लेना है, ठीक है। पर आई रियली थैंक गौतम जी कि आपने पूरा हेल्प किया, कि बारी बारी सब निकाल के दिखाना और सबको समझाना भी एक टास्क होता है। थैंक यू सो मच सो मच। ये रहा, बहुत ही जल्दी हमारे हाथ में भी होगा, वेरी सून। और उसके ऊपर ऑफकोर्स मैं वीडियो बनाऊंगी, और जितनी भी फोटोग्राफी मैं वेडिंग में करूँगी उस पर ही करूँगी। सो आई होप यू पीपल आर एक्साइटेड टू वॉच, एंड लेट्स सी अभी हम लोग कौन सा लेंस लेंगे। दैट्स अ सरप्राइज। थैंक यू सो मच, सी यू सून।